हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जनवरी महीने की बिहार की करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। यह जो हमारा वीडियो है वह बीपीएससी की आगामी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 30 सितंबर को 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से 1 जनवरी से लेकर 15 सितंबर तक का जो करंट अफेयर का सेक्शन है वह एग्जामिनेशन के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में जनवरी महीने की बिहार की करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, @ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें। आइए बिना देर किए हम लोग बिहार की करंट अफेयर का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। इसमें सिर्फ जनवरी महीने का डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है। पहला है मिशन इन्वेस्टिगेशन। देखिए, बिहार पुलिस के द्वारा 1 जनवरी को, यहां पे आप लोग लिख लेंगे, बिहार पुलिस के द्वारा 1 जनवरी को मिशन इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य है कि अगर कोई एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो 75 दिनों के अंदर मामले की जांच को बाध्यकारी बनाया जाएगा। यानी कि अगर कोई एफआईआर रिपोर्ट की जाती है, एफआईआर दर्ज की जाती है, तो 75 दिनों के अंदर उस मामले पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए बिहार पुलिस के द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया गया है और 1 जनवरी 2024 से इसे बिहार में लागू किया गया है। इसके अलावा यहां पर एक और एडिशनल पॉइंट है कि अगर कोई मामला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एवं महिला से संबंधित हो तो उसे 60 दिनों के अंदर पूरा करना होगा, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में इस मामले की जांच की दिन जो है वह 75 दिन रखा गया है, लेकिन अगर मामला SC ST और महिला वर्ग से संबंधित हो तो उसे 60 दिन में पूरी करनी होगी। तो मिशन इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण बिहार में किया जाएगा, ठीक है। इसका जो बिहार में निर्माण किया जाएगा वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति होगी, ठीक है। और गंगा के किनारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। इसकी ऊंचाई जो है वह 243 मीटर होगा। 243 मीटर इसीलिए रखा गया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 243। तो उसी को इंगित करता है इसकी हाइट जो होगी 243 मीटर, ठीक है। अगर फुट में देखा जाए तो 800 फुट। अभी तक की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में बना हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे, सरदार पटेल की मूर्ति, ठीक है। 182 मीटर उसकी हाइट है, लेकिन इससे भी 61 मीटर ऊंची होगी हमारा जो राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति बनाई जाएगी। यानी कि अगर आप 182 में 61 ऐड भी करेंगे तो 243 मीटर होता है, ठीक है। और 243 बिहार विधानसभा की सदस्यों की कुल संख्या को इंगित करता है, ठीक है। तो गंगा के किनारे स्थापित किया जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति। यह अभी विचाराधीन है प्रस्ताव, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। अगला है, बिहार कैबिनेट ने PM ई बस योजना के तहत पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया एवं भागलपुर में इलेक्ट्रिक बस चलाने की मंजूरी प्रदान की है। आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा PM ई बस की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इसे विभिन्न राज्यों की राजधानी या महत्वपूर्ण शहर है वहां पर चलाया जाएगा। तो बिहार में हाल ही में बिहार सरकार की कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई है कि PM ई बस जो है वह बिहार के 6 महत्वपूर्ण शहर, 6 महत्वपूर्ण जिले, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर, इन जगहों पर यहां पर इलेक्ट्रिक बस PM ई बस सेवा के तहत चलाई जाएगी। अगला है, मुंगेर के मेजर इंद्रजीत सचिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड कमांड करने वाले बिहार के पहले सैन्य अधिकारी बने। आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी के अवसर पर जो वहां पर आयोजन किया जाता है नई दिल्ली में राजपथ पर, तो उसमें जो परेड कमांड करते हैं, जो सैन्य जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा परेड कमांड किया जाता है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बिहार के रहने वाले किसी सैन्य अधिकारी के द्वारा उस परेड को कमांड किया गया है 26 जनवरी 2024 के अवसर पर। और वे जो सैन्य अधिकारी हैं वे मुंगेर के रहने वाले हैं, इंद्रजीत सचिन, ठीक है। तो यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा करने वाले ये बिहार के पहले सैन्य अधिकारी हैं, तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। अगला है, पटना के मोहम्मद हुसैन को
क्राफ्ट कला के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्राफ्ट कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से बिहार में पहली बार किसी को सम्मानित किया गया है और पहली बार सम्मानित किया गया मोहम्मद हुसैन को, जो कि पटना के रहने वाले हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, पटना के मोहम्मद हुसैन को क्राफ्ट कला के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है, हाल ही में बिहार के 2 ऐतिहासिक स्थलों को स्वदेश दर्शन 2.0 के लिए चुना गया है और जो 2 ऐतिहासिक स्थल हैं वे रोहतास जिले में स्थित हैं, रोहतासगढ़ किला और शेरशाह का मकबरा। ठीक है, तो रोहतास जिले के 2 ऐतिहासिक स्थलों को स्वदेश दर्शन 2.0 के लिए चुना गया है और ये जो 2 स्थल हैं उनमें रोहतासगढ़ का किला और शेरशाह का मकबरा शामिल हैं। तो यह भी काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है, कर्पूरी ठाकुर। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो यह जो टॉपिक है कर्पूरी ठाकुर बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा जो मेंस में अगर आप देखेंगे तो जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 में जो हिस्ट्री का सेक्शन है वहां पर जो पर्सनालिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, गांधी, नेहरू, टैगोर, ये सब जो सवाल पूछे जाते हैं वहां पर, ठीक है, वहां पर कर्पूरी ठाकुर जो है उससे भी संबंधित प्रश्न वहां पर पर्सनालिटी में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस टॉपिक को उस दृष्टिकोण से भी आप लोग कंप्लीट कर लें कि अगर शॉर्ट नोट्स इस पे पूछा जाता है मेंस में तो आप लोग लिखने की स्थिति में होंगे। ठीक है, आइए प्रीलिम्स फैक्ट्स इनसे संबंधित हम लोग देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर को सौवीं जयंती से पूर्व भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। अगर देखा जाए कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती, तो कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म है वह 24 जनवरी 1924 ईस्वी को समस्तीपुर के पितौंझिया में हुआ था। ठीक है, तो 24 जनवरी को इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो 24 जनवरी 2024 को इनका 100 साल पूरा हो गया और वही 23 जनवरी को केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो इनकी 100वीं जयंती कब बनी? 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को अक्सर समता दिवस के रूप में इनकी जन्म तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म हो गया समस्तीपुर के पितौंझिया में 24 जनवरी 1924 को और इनकी डेथ हुई थी 17 फरवरी 1988 ईस्वी को। ये इसीलिए इनका नाम जो है बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। आप लोग याद रखेंगे, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर बने थे। अगर देखा जाए बिहार की पॉलिटिक्स में तो कुल 2 बार इन्हें मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार 22 दिसंबर 1970 ईस्वी को इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया और बिहार के 11वें मुख्यमंत्री बने थे 22 दिसंबर 1970 को। इसके बाद दूसरी बार 24 जून 1977 को ये मुख्यमंत्री बने। यानी कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार 22 दिसंबर 1970 को और दूसरी बार 24 जून 1977 को। तो यह काफी अधिक महत्वपूर्ण है। पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने तो बिहार के 11वें मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, इसीलिए ये काफी अधिक महत्वपूर्ण फेमस पर्सनालिटी बिहार की पॉलिटिक्स में है। ठीक है, अगर इनका बिहार में पॉलिटिकल कैरियर को देखा जाए तो अभी हमने बताया कि 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका पॉलिटिकल कैरियर की अगर शुरुआत देखा जाए तो 1952 ईस्वी में पहली बार ये विधानसभा चुनाव जीते थे ताजपुर विधानसभा से। यह बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव कब जीते, कहां से जीते और किस पार्टी की तरफ से जीते। तो 1952 ईस्वी में पहली बार विधानसभा चुनाव कर्पूरी ठाकुर ने जीता ताजपुर विधानसभा से और उस समय कर्पूरी ठाकुर ने सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए अपनी जीत दर्ज की थी। ठीक है, तो पार्टी का नाम सोशलिस्ट पार्टी, विधानसभा क्षेत्र का नाम ताजपुर विधानसभा और कब? तो 1952 ईस्वी में। ये मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, अभी हमने बताया 1977 ईस्वी में, तो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए 1977 में मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश को लागू किया। इस दृष्टिकोण से यहां पर प्रश्न उठता है कि आखिर मुंगेरी लाल कमीशन है क्या। ठीक है, तो इन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश को लागू किया। अगर मुंगेरी लाल कमीशन को देखा जाए तो बेसिकली इसका गठन 1971 ईस्वी में भोला पासवान शास्त्री के द्वारा किया गया था। मुंगेरी लाल कमीशन का
गठन। ठीक है, तो आप लोग कमीशन का नाम याद रखें, मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश को लागू किया और मुंगेरी लाल कमीशन का गठन 1971 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के द्वारा किया गया था। इसमें पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण देने की बात की गई और जो रिपोर्ट छनकर आई, रिपोर्ट के महत्वपूर्ण जो सिफारिश आए और उन्हीं सिफारिशों को 1977 में कर्पूरी ठाकुर के द्वारा लागू किया गया था। इसमें 34 ओबीसी जातियां और 94 ईबीसी जातियों को शामिल किया गया था आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत। तो यह काफी अधिक महत्वपूर्ण है, मुंगेरी लाल कमीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में पहली बार शराबबंदी को लागू करने का श्रेय कर्पूरी ठाकुर का जाता है, तो इस दृष्टिकोण से भी काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इंडोर स्टेडियम देश का पहला ऐसा स्टेडियम हो गया है जहां 7 लेयर का वुडन फ्लोर है। यानी कि वुडन फ्लोर का मतलब होता है लकड़ी का जो फ्लोर। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इंडोर स्टेडियम देश का पहला ऐसा स्टेडियम बन गया है जहां 7 लेयर का वुडन फ्लोर है। तो यह काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है मुख्यमंत्री के द्वारा सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत एक कैलेंडर जारी किया गया है और वह कैलेंडर की जो थीम है वह बिहार ने दिखाई राह नाम से थीम है और बेसिकली बिहार डायरी एंड कैलेंडर 2024 का लोकार्पण बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार डायरी एंड कैलेंडर 2024 का लोकार्पण किया गया। उसका थीम है बिहार ने दिखाई राह। अगला है सूबे का पहला बाल विवाह मुक्त गांव दुबे टोल गांव सीतामढ़ी के अंतर्गत। इसका हमने पेपर कटिंग भी हमने आपका भास्कर का पेपर कटिंग हमने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराया था। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @ISPC सेंटर, आप लोग इसे ज्वाइन कर ले। वहां पर बीपीएससी के प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा से संबंधित गाइडलाइंस मटेरियल आदि आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। तो सूबे का पहला बाल विवाह मुक्त गांव सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत दुबे टोल गांव बना है। तो यह काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किस जिले में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन किया गया। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन बिहार के समस्तीपुर में किया गया है। तो यह काफी अधिक महत्वपूर्ण है। बिहार के समस्तीपुर में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन किया गया। अगला है बिहार लघु उद्यमी योजना। देखिए बिहार सरकार के द्वारा जो जाति आधारित गणना किए गए, तो जाति आधारित गणना के आधार पर जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी उसमें लगभग 94 लाख की आबादी को 94 लाख ऐसी आबादी थी जिसे गरीब श्रेणी में रखा गया था। और उन्हीं गरीब श्रेणियों को देखा जाए तो बिहार सरकार के द्वारा उन जो 94 लाख परिवार हैं, 94 लाख आबादी नहीं, 94 लाख परिवार बिहार की, उन्हें गरीब श्रेणी में रखा गया और 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को रोजगार के लिए बिहार सरकार के द्वारा 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी। और इसी स्कीम को नाम दिया गया है बिहार लघु उद्यमी योजना। आप लोग याद रखेंगे बिहार लघु उद्यमी योजना राज्य के 94,33,212 गरीब परिवारों के एक एक सदस्य को रोजगार के लिए 2-2 लाख आवंटन करने से संबंधित है। यह जो आंकड़ा है 94 लाख गरीब परिवार, वह बेसिकली जाति आधारित गणना से रिपोर्ट जो सार्वजनिक हुई थी उसमें यह बातें निकलकर सामने आई थी कि 94 लाख परिवार जो है बिहार में गरीब हैं, उनकी मासिक आय जो है वह 6,000 रुपये से कम है। तो उनके एक एक सदस्य को, परिवार के एक एक व्यक्ति को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपये आवंटन सरकार के द्वारा किया गया है। इससे जो 2-2 लाख रुपये है उसे 3 किस्तों में आवंटित की जाएगी। पहली बार 25%, दूसरी बार 50% और तीसरी बार भी उन्हें 25% प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यानी कि पहली बार अगर 2 लाख का 25% जो 2 लाख आवंटन किया गया है उसे आप लोग यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। पहली बार यानी कि 50,000 रुपये मिलेगा, दूसरी बार उन्हें 1 लाख रुपया मिलेगा और तीसरी बार फिर उन्हें 50,000 रुपये मिलेगा। तो हो गए टोटल 2 लाख रुपया। तो इस तरीके से बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन, वित्तीय मदद की बात की गई है।
अगला, बिहार सरकार के द्वारा आप देखेंगे कि एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है, खेल मंत्रालय। ठीक है, तो यह राज्य का 45वां विभाग होगा, खेल मंत्रालय, और पहले खेल मंत्री जितेंद्र राय को बनाया गया था। हालांकि आप देखेंगे कि हाल ही में बिहार सरकार की जो स्थितियां हैं वो बदल चुकी है। पहले महागठबंधन की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार हो चुकी है, तो यह जो है वह अब चेंज हो गए खेल मंत्री। लेकिन पहले खेल मंत्री यहां पर हमने लिखा है, तो बिहार के पहले खेल मंत्री होने का गौरव जितेंद्र राय को मिला है, और खेल मंत्रालय जो है बिहार का 45वां विभाग बना है। तो इस दृष्टिकोण से यह काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है, बिहार का पहला डिजिटलाइज कोर्ट कहां बना? तो बिहार का पहला डिजिटलाइज कोर्ट पूर्णिया कोर्ट को गौरव प्राप्त हुआ है। फर्स्ट ई फाइलिंग सेंटर के रूप में भी उसे जाना जाएगा, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला है, बिहार में घड़ियाल और कछुओं के लिए पहला प्रजनन केंद्र कहां बनाया जाएगा? तो बिहार में घड़ियाल और कछुओं के लिए पहला प्रजनन केंद्र पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी पर बनाया जाएगा, गंडक नदी में। ठीक है, तो बिहार में घड़ियाल और कछुओं के लिए पहला प्रजनन केंद्र पश्चिम चंपारण जिले के अंतर्गत गंडक नदी में। ठीक है, अगला है, समस्तीपुर के वैभव रणजी में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले बिहार के पहले क्रिकेटर बने हैं। सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले बिहार के पहले क्रिकेटर रणजी में जिन्होंने डेब्यू किया वे समस्तीपुर के वैभव हैं। अगर भारतीय स्तर पर देखा जाए, केंद्र स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर देखा जाए, तो यह चौथे नंबर पर आते हैं उम्र के हिसाब से। लेकिन अगर बिहार में देखा जाए तो सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले रणजी में कौन बने हैं? समस्तीपुर के वैभव। तो इस दृष्टिकोण से इनका नाम महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में हाल ही में रणजी का आयोजन किया गया था मोइनुल हक स्टेडियम में, और इसी के बाद उस स्टेडियम की जो दुर्दशा है वह सामने आई है। हालांकि सब तो पहले से परिचित थे उस स्टेडियम की स्थिति को लेकर, लेकिन जब इस पर ज्यादा चर्चा हुई तो फिर बिहार सरकार के द्वारा इसकी मरम्मती के लिए आदेश भी जारी किए गए। तो बिहार में पहली बार रणजी का आयोजन मोइनुल हक स्टेडियम में किया गया, और बेसिकली बिहार वर्सेस मुंबई के बीच इसका आयोजन किया गया। बिहार के कैप्टन कौन? आशुतोष अमन, और मुंबई टीम के कैप्टन कौन रणजी में? अजिंक्य रहाणे। ठीक है, 5 से 8 जनवरी के बीच में इसका आयोजन मोइनुल हक स्टेडियम में किया गया था। और इसी के बाद जो न्यूज सर्कुलेट हुए थे, उसके बाद मोइनुल हक स्टेडियम को विश्व स्तरीय बनाने की जिम्मेदारी बिहार सरकार के द्वारा नगर विकास विभाग को सौंपा गया। तो यह भी काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है नीति आयोग की डेटा। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में एमपीआई जारी किया गया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी की गई है। नीति आयोग के द्वारा जो जारी की गई है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसके तहत विगत 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग जो हैं वह बहुआयामी गरीबी की सूची से बाहर आए हैं। कितने? 24.82 करोड़, ये राष्ट्र के स्तर पर है। इनमें सबसे ज्यादा जो गरीब लोग जो हैं वह गरीबी की श्रेणी से बाहर आए, उनमें यूपी फर्स्ट नंबर पर आता है, जहां के 5.94 करोड़ आबादी गरीबी की श्रेणी से बाहर आई। बिहार दूसरे नंबर पर आता है, जहां की 3.77 करोड़ आबादी गरीबी की श्रेणी से बाहर आए, और एमपी तीसरे नंबर पर आता है, जहां की 2.30 करोड़ आबादी गरीबी की श्रेणी से बाहर आया। तो बिहार गरीबी दूर करने में या गरीबों की आबादी जहां पे कम हुई है, बिहार दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए कि बिहार में गरीबी की क्या स्थिति है, तो वर्तमान में बिहार में 26.59% जो है पॉपुलेशन वह गरीब आबादी की है। सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा गरीब आबादी बिहार में रहती है। बिहार की कुल आबादी का 26.59% आबादी। ठीक है, और न्यूनतम अगर देखा जाए गरीबी, तो केरला में सबसे कम गरीबी देखने को मिलती है। अगर बिहार का सबसे ज्यादा गरीब जिला पूछा जाए तो पहले नंबर पे अररिया, दूसरे नंबर पे मधेपुरा और तीसरे नंबर पे सुपौल। और बिहार का सबसे कम गरीब जिला जो है, मिनिमम गरीबी कहां पर आबादी रहती है, सिवान में 17.14%। आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार की सर्वाधिक गरीब जिला जो है, सर्वाधिक गरीब आबादी वाला जिला, फर्स्ट नंबर पे अररिया, सेकंड नंबर पे मधेपुरा और तीसरे नंबर पे सुपौल है। वहीं मिनिमम गरीबी देखा जाए वह सिवान जिले में देखने को मिलती है 17.14%। तो यह है नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसे हमने डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो में बिहार के जनवरी महीने से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर थे उसे हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। आप लोग फिर एक बार ध्यान से सुनेंगे। 30 सितंबर को 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक
परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आप लोग 1 जनवरी से लेकर 15 सितंबर तक की करंट अफेयर, चाहे बिहार का हो, नेशनल, इंटरनेशनल, हर एक करंट अफेयर को आप लोग कंप्लीट करते जाएं। बिहार की करंट अफेयर की मंथली वाइज जो समरी होगी उसे मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर दूंगा। आप लोग इसका फ्रेश नोट्स बनाते चलेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। शीघ्र एक नए टॉपिक के साथ यूट्यूब चैनल पर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।